students of class 9, welcome to you once again after unit test. Today I am going to teach you the history, chapter number 2, the Russian Revolution, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. First of all, we go through the first topic, that is the age of social change. There are three types of people. They were the three classes of the people. Their ideas are different. They are called the liberals, radicals, and conservatives. Liberals, they mainly wanted a nation which tolerated all the religions. They regarded for an elected parliamentary government subject to laws interpreted by well-trained judiciary that was independent. Now the other groups are radicals. They wanted a government which was based on the majority of a country's population. The idea of non-existence of private property and concentration of property in hands of a few was disliked by them. Now the third category was conservatives. They respected the past and assisted the change, but soon after the revolution began to accept the change. Now, first of all, we know that the French Revolution had a great impact on the world politics. Many social and political changes took place all over Europe. These changes were demanded by liberals, conservatives, and the radicals in different countries. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारा दूसरा चैप्टर सोशलिज्म और रशियन रिवॉल्यूशन से है. सोशलिज्म यानी समाजवाद और रूसी क्रांति से है. इसका पहला टॉपिक हमारा है समाज का आमूल परिवर्तन, द एज ऑफ सोशल चेंज. तो इसमें हम देखते हैं कि फ्रांस में और पूरे यूरोप में तीन विचारधारा के लोग थे. एक को लिबरल्स कहा जाता था, यानी उदारवाद विचारधारा के लोग. दूसरे के रेडिकल्स कहे जाते थे, जिन्हें परिवर्तनवादी भी कहा जाता था. और तीसरे विचारधारा के लोग ऐसे थे जिनको कंजर्वेटिव्स कहा जाता था, जो रूढ़िवादी थे, जो परंपरावादी थे, जो पुराने ख्याल के थे, जो पुराने नियमों और प्रचलित नियमों के सिद्धांतों पर चलने वाले थे. तो इन लोगों की अपनी अलग अलग राय थी. समाज का आमूल परिवर्तन तीनों ही चाहते थे, लेकिन तीनों के विचार अलग अलग हैं. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में जो क्रांति हुई, उसके बाद जो सबसे बड़ा महान जो प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति के बाद, वो आमूल परिवर्तन का था. पूरी दुनिया में फ्रांसीसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा. बहुत सामाजिक राजनीतिक बदलाव आए. सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तमाम परिस्थितियां पूरी यूरोप में बदल गई. और ये चेंजेस जो थे, उनमें ही तीन विचारधारा के लोग सामने आए, जिनको हम लिबरल्स, रेडिकल्स या कंजर्वेटिव्स कहते हैं. तो सबसे पहले now first of all, first look the liberals. They had many demands and wanted a secular society in which all the religions should be treated equally. In the 19th and 20th centuries, Christianity was practiced by majority of the countries of Europe. The liberals were against the despotic rule of the king of the kings, and they wanted more rights for the people, which should be protected by well organized judiciary. However, this group was not in favor
of universal adult franchise. They were against women franchise, and according to them, the right to vote should be given to the people with enough property. तो जैसा कि हम देखते हैं इस लिबरल्स में, समाज के जो बदलाव के लोग थे, समाज को जो बदलना चाहते थे, यानी समाज के परिवर्तन के जो समर्थक थे, उनमें से एक समूह ऐसा था जिसे हम उदारवादी कहते थे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर और सम्मान जगह मिले, यानी सम्मान सबको मिले, सभी धर्मों को बराबर समझा जाए। और शायद हमने ये देखा था कि, या हम जानते हैं कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के सामने व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा का पक्षधर थे। वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करना या उसे छीनना ये बिल्कुल गलत है। छीनने का अधिकार सरकारों को नहीं होना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था, यानी ये लोग चाहते थे कि एक ऐसी चुनी हुई सरकार बने जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो। ना प्रभाव शासकों का हो, ना प्रभाव ऑफिसरों का हो, अधिकारियों का हो, और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के द्वारा, यानी वेल ट्रेंड जुडिशरी के द्वारा स्टैब्लिश किया जाए, स्थापित किया जाए, और उसी के कानून के अनुसार शासन का काम चलाया जाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी यानी डेमोक्रेट नहीं था। या जब ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी पर आधारित था। ये लोग समस्त लोगों में वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि यूरोप के ये तमाम लोगों को राइट टू वोट मिले। उनका ये मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारियों को ही मिलना चाहिए, यानी वैसे लोग जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास धन हो, उन्हीं लोगों को ये अधिकार वोटिंग राइट मिले। अब दूसरा समूह था जिसको हम कॉन्जर्वेटिव्स या कॉन्जर्वेशंस कहा जाता है। दे अपोज द आइडिया ऑफ बोथ द लिबरल्स एंड रेडिकल्स, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम their ideas also changed. By the 19th century, they started advocating certain changes in the existing society. They respected some old practices, but with the some changes now. इसके एकदम विपरीत, एकदम अलग एक ऐसा समूह, एक ऐसा विचारधारा जिसको रेडिकल समूह कहा जाता है। ये लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत का समर्थन करता हो, यानी जो मेजॉरिटी थे उन्हीं का समर्थन करते थे। इनमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक भी थे। इनमें बहुत सारे लोग ऐसा चाहते थे कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिले। उदारवादियों के बिल्कुल विपरीत ये लोग बड़े ज़मींदारों और संपन्न उद्योगपति जो वेल्दी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे को भी प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि केवल धनी लोगों को ही वोटिंग राइट मिले। वे निजी संपत्ति के विरोधी भी नहीं थे। वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के रहने का वो विरोध करते थे। वो नहीं चाहते थे कि संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में बरकरार हो।
समाज का तीसरा वर्ग था, यानी तीसरे विचारधारा के लोग थे, जिनको रेडिकल्स कहा जाता था। द रेडिकल्स, दे वर मोर प्रोग्रेसिव, दे फेवर्ड women's suffrage vote, and they led many suffrageted movements. They wanted an elected government by majority of the people. They were in favor of private property but were against concentration of property in a few hands. तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि ये तीसरे विचारधारा के लोग, जिनको रेडिकल्स कहा जाता था, जिनको रूढ़िवादी कहा जाता था, जिनको परंपरावादी कहा जाता था, ये तबका उदारवादी और इसके बिल्कुल खिलाफ थे, दोनों के खिलाफ थे। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत महसूस करने लगे। ये लोग भी अब ये मानने लगे कि पुरानी परंपरा को छोड़कर समाज धीरे धीरे बदलाव आनी चाहिए। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों के बिल्कुल विरुद्ध थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी अब मानने लगे थे कि कुछ बदलाव ज़रूरी हो गया है, कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। परंतु वो चाहते थे कि जो पास्ट है, यानी जो अतीत है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, पुरानी परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, अर्थात जो पूरी तरह से उसे ठुकराया ना जाए, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे अतीत हैं, उसको बरकरार रखा जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। समाज की रूपरेखा बदले, लेकिन उसका पेस स्लो हो, धीरे धीरे हो। और इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं को और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। फिलहाल यहीं तक, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, वो होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशल changes to be continued. Till then, thank you.